गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडिया चाइना। और इंडिया चाइना अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी में अगर 21st सेंचुरी की बात की जाए तो इंडिया चाइना रिलेशन का बड़ा ही ज़्यादा महत्व है। और बच्चों, जब इंडिया चाइना की बात आप करते हो तो इंडिया चाइना रिलेशन इंडिया चाइना रिलेशन बड़े उठापटक भरे रहे हैं। इसमें बड़े तनाव भी रहे इंडिया चाइना रिलेशन में। और बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा है कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री आपको बता दें तो इंडो चाइना रिलेशन भारत में 1947 से लगभग 1957 तक ये भाई भाई वाली पार्टनरशिप रहे। ये रिलेशन बिल्कुल भाई भाई का था, लेकिन 1962 से 1988 तक का संबंध बाई बाई, यानी ये संबंध बेहद मित्रतापूर्ण था। अब जब हमने भाई भाई की बात कह दी तो बेहद मित्रतापूर्ण था। और ये संबंध बिल्कुल शत्रुतापूर्ण था, एनेमिक रिलेशन था। यानी इतना बड़ा उतार चढ़ाव शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। और उसके बाद आप देखोगे 1988 से 2020 के बीच में भारत और चाइना के बीच में थोड़ा जटिल रिलेशन हुए, क्योंकि एक तरफ व्यापार, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एक तरफ व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ने शुरू हुए, इकोनॉमिक रिलेशंस। और दूसरी तरफ सीमा विवाद, दूसरी तरफ विवाद भी कायम था। और 2020 से लेकर अभी तक, जो 2020 से लेकर फिलहाल प्रेजेंट तक है, वर्तमान तक हम देख लेंगे किस तरीके से भारत और चीन के बीच में अब व्यापार तो चल रहा है, विवाद भी है, लेकिन फिलहाल अभी विवाद की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ये इंडिया चाइना के बीच में बड़े उठापटक वाले रिलेशन है। और आप जानते हो कि पास्ट में बहुत मतलब होता नहीं। मैं फॉरेन पॉलिसी में जो जीएस में जीएस में पास्ट से में बहुत मतलब नहीं होता, हमें तो अभी प्रेजेंट से मतलब होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। इंडिया चाइना, अब सवाल ये है, अगर इस हिस्ट्री को आपको शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, क्योंकि हिस्ट्री बस एक समझने के लिए हमारे लिए है, बाकी तो उसका महत्व लिखने में नहीं आ पाता। जीएस में तो आप जानते हो क्वेश्चन इशू बेस होते हैं, करंट अफेयर बेस होते हैं। लेकिन अगर इंडिया चाइना संबंधों की बात की जाए तो आप देखोगे दोस्तों, दो एशियाई जायंट हैं। यानी वास्तविकता ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत ने आज़ादी के बाद एक नया तरीका अपनाया विकास का। बात ऐसे कह लो कि इंडिया के नेशन बिल्डिंग के मॉडल डिफरेंट रहे हैं, चाइना के नेशन बिल्डिंग के मॉडल हमेशा डिफरेंट रहे। तो चाइना का मॉडल कैसा रहा? कम्युनिस्ट, वन पार्टी सिस्टम। और चाइना की फॉरेन पॉलिसी में आप देखोगे कि सोशलिज्म, सॉलिडरिटी विद सोशलिज्म, समाजवाद के साथ सुदृढ़ता, ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी के बेस रहा। जबकि इंडिया डेमोक्रेसी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पंचशील। आप देखोगे कहा भी जाता है कि इंडिया और चाइना के आउटलुक में बेसिक डिफरेंस है। और ये दोस्तों, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी, आप याद रखो, सरकार की पॉलिसी नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय हित। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है? जो लोगों का इंटरेस्ट होता है, जो लोगों की आवाज़ होती है, वो फॉरेन पॉलिसी में निकल कर आती है। और अगर ध्यान से देखने की बात यहाँ है बच्चों, कि चाइना का नेतृत्व किया था, जिस व्यक्ति ने चाइना को आज़ाद कराया था,
उसका नाम था डेंग शाओपिंग। और डेंग शाओपिंग, सॉरी, माओ सेतुंग। डेंग शाओपिंग बाद में आया, 78 के बाद आया। तो जो चाइना को जिस व्यक्ति ने आज़ादी दिलाई थी साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से, उसका नाम था माओ या माओ सेतुंग। अब माओ या माओ सेतुंग ये कहा करता था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, पावर गोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। इसका मतलब है कि चाइना का पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट रूप से था कि उसे पावरफुल बनना है और बिना शक्ति से काम नहीं चलना है। जबकि अब देखोगे ऑन द अपोजिट साइड, जबकि अब देखोगे इंडिया के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इतने बड़े साम्राज्यवाद के साथ नॉन वायलेंट तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाया। ये बड़ा दिलचस्प सीन है, बच्चों में दिखाता है। आप कभी आप शायद इस बात को गंभीरता से देखना, महात्मा गांधी इतने बड़े देश के नायक इसलिए बने कि आम आदमी वैसा है इंडिया का। इंडिया का आदमी एग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है, शांतिपूर्ण है। लेकिन सवाल है कि इतना अंतर था तो भारत चीन के बीच में मामला क्या बना? पड़ोसी भारत चीन के बीच जो 47 में, देखो 47 में हम आज़ाद हुए, तो देखो नेहरू ये चाहते थे, बच्चों नेहरू ये चाहते थे कि भाई चाइना के साथ हम आसानी से आगे बढ़ें, शांतिपूर्ण आगे बढ़ें। और नेहरू की पॉलिसी अच्छी थी क्योंकि अब नेहरू को लगता था पाकिस्तान से हमसे दुश्मनी करिए रखता है, अगर चाइना भी हमसे दुश्मनी कर रखेगा तो शायद हमारे डेवलपमेंट का रास्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप देखोगे बच्चों, चाइना को लेके नेहरू ज़्यादा सॉफ्ट थे, चाइना समाजवादी था। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका चाह रहा था कि हम चीन को अलग थलग करके रखेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, याद रखना बच्चों, अमेरिका की लड़ाई साम्यवाद के खिलाफ थी, कम्युनिज्म के खिलाफ थी। वर्ल्ड वार का दौर था। और जिन बच्चों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है उन्हें याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे देखोगे ये सब चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ये हम इसका यूज़ कर रहे हैं, हमारे काम की वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोल्ड वार के दौरान में अमेरिका की मूल पॉलिसी क्या थी? कम्युनिज्म खिलाफ जाना, क्योंकि अमेरिका का पेटलिस्ट था। अमेरिका सोचता था कि इंडिया हमारा साथ दे दे और हम चाइना के खिलाफ चले जाएं, लेकिन नेहरू ये सोचते थे कि भाई हम अमेरिका के पीछे क्यों चले। और नेहरू ने सोचा कि भाई हमारा पड़ोसी चाइना है, और नेहरू की नीति यहाँ पर ठीक थी कि चाइना हमारा पड़ोसी है और हम अमेरिका के पीछे लगू हो जाए, भाई अमेरिका शक्तिशाली देश। और पता चला अमेरिका अपने हितों के लिए हमें बलि का बकरा बना ले भाई। और आज भी आप देखोगे अमेरिका एक से मामलों में बिला वजह प्रॉब्लम पैदा कर देता है, तो अमेरिका के साथ डील करना डिफिकल्ट तो ही है। अब कह रहा है पन्नू को भारत जान से मारने की धमकी दे रहा है। हम क्या, कौन अन्नू पन्नू? मैंने कहा बेकार की बात मत करना है सब। अरे पन्नू को इंडिया क्यों मरवाएगा भाई, तुम्हारे देश में बैठा है। तो अमेरिका की आदत रही है कि दुनिया के दरोगागिरी करने की जो आदत है वो अमेरिका की प्रॉब्लम है। इन्हें अमेरिका की आदत है दुनिया को उपदेश देना। तो नेहरू बड़े होशियार थे। नेहरू ने कहा नहीं नहीं भाई, तुम ऐसा है तो अपना काम करो, क्योंकि अमेरिका समझाना चाहता था इंडिया को कि चाइना हमारे साथ, चाइना को हमें पीछे करना है, और अमेरिका का दुश्मन चाइना है, इसलिए इंडिया का भी दुश्मन चाइना है। अमेरिका में समझाने की कोशिश कर रहा था कि चाइना तुम्हारा दुश्मन है, चाइना तुम्हारा दुश्मन है। और नेहरू ने कहा नहीं नहीं, अब हम अभी आज़ाद हुए हैं। अरे ठीक है, शासन की प्रणाली अलग अलग है, ये माना कि हमने शासन की प्रणाली अलग अलग है, ये हमने माना कि सरकार के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम पड़ोसी हैं और हम उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म सभी फ्री हुए हैं। तो हमारा मूल पर्पस तो एक ही है, विकास, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के लिए आपस में लड़ेंगे नहीं, ऐसा नेहरू मानते थे। लेकिन सवाल ये है कि नेहरू का इंटेंशन बड़ा अच्छा था। नहीं दोस्तों, नेहरू जैसे व्यक्ति, शांतिवादी व्यक्ति दुनिया में हो जाए तो आधी समस्या दुनिया खत्म हो जाए। लेकिन सवाल है कि नेहरू हमारे गांव कैसे शांतिवादी व्यक्ति थे जो हर झगड़े में समाधान चाहते थे, लेकिन चाइना ऐसा खुराफाती आदमी था जो मौका देख रहा था। क्योंकि बच्चों, जिस समय चाइना का दुनिया में कोई समर्थन करने वाला नहीं था, आज़ादी के बाद उस समय इंडिया ने समर्थन किया था। अमेरिका ने चाइना को बिल्कुल अलग थलग करके रखा हुआ था। और बस थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दें
क्योंकि चाइना मेजर पावर है, तो चाइना से के साथ वर्तमान भी इतिहास से जुड़ी जाते हैं। और मामला ये बन गया, देखो दोस्तों, चाइना के साथ मुद्दा ये हुआ, अब नेहरू चाइना के साथ बड़े अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे, लेकिन ये बात हम भूल नहीं सकते, दोस्तों, कि जब भाई चाइना इंडिया स्वतंत्र देश हो गए, संप्रभु राज्य हो गए, उपनिवेशवाद के अधीन नहीं रहे, तो अब इनको लगा कि भाई अपना राज्य बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि संप्रभु राज्य बनेगा तो सीमा वगैरह तो खींच ली जाए। और संयोग का मुद्दा है कि चाइना के लिए जो तिब्बत है, देखो तिब्बत है, चाइना का 3 प्रांत है, इधर है यूनान, चाइना के 3 प्रोविंस है, जो इधर म्यांमार के आसपास है वो है यूनान। ये है तिब्बत, और इधर सिंकियांग। ये चाइना की दुखती रग है बच्चों। चाइना के 3 ऐसे प्रोविंस हैं, अच्छा ये लैंडलॉक भी हैं, चाइना से बड़ी दूर है। अब आप देखोगे शंघाई समुद्र किनारे है, और चाइना के पास कोस्टल एरिया कम है। इसका मतलब है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे चाइना के बीच में अगर तिब्बत बफर स्टेट रहा होता, जरा सोचो, तिब्बत बफर स्टेट रहा होता तो हमारा इंडिया चाइना का डिस्प्यूट कभी होता ही नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि तिब्बत को लेकर चाइना हमेशा बड़ा सेंसिटिव हुआ करता था, और चाइना ने कहा तिब्बत हमारा है, तिब्बत हमारा है, और तिब्बत चाइना के बीच में बड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशन थे। लेकिन जब आज इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय तक तो चाइना का सीधा नियंत्रण तिब्बत पे नहीं था, बल्कि देखो जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश शासन के रिप्रेजेंटेटिव तिब्बत में रहते थे। क्योंकि एक बात याद रखो दोस्तों, ब्रिटिशर्स जियो पॉलिटिक्स के प्रति बड़े सजग थे। इसलिए आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने अपना कहाँ कहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिशर्स ने अंडमान को कंट्रोल कर लिया था, भाई जियो पॉलिटिक्स। अरे दोस्तों, इंडिया को ये सब आइलैंड इसीलिए कारण मिल गया कि ब्रिटिश यहाँ पे शासन था। ब्रिटिश उधर फ्रेंच ने गोवा पर कंट्रोल कर रखा था, उधर फ्रेंच ने पुडुचेरी पर कंट्रोल कर रखा था। आज भी दुनिया के 50 आइलैंड पे फ्रांस का नियंत्रण है। यही जियो पॉलिटिक्स होती है दोस्तों, ये सामरिक कल्चर है, ये सामरिक संस्कृति है। ब्रिटेन फ्रांस स्ट्रेटजी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था कि कब कौन विषय महत्वपूर्ण बन सकता है, कब कौन हमारी ज़मीन काम में आ सकती है, कब हमारे लिए क्या खतरा बन सकता है। ये सब तो यही तो स्ट्रेटजी कल्चर है। अब सवाल ये है कि नेहरू जी चाइना को दोस्त बनाना चाहते थे, लेकिन अगर स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या चाइना भारत के लिए खतरा था या दोस्त था, अब ये सोचने की बात है। क्योंकि दोस्तों 1950 में कोरिया का वार हुआ। ये सब घटनाएं वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये हमें IR में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन रेफरेंस तो आता ही हर जगह का। जब कोरिया वार हुआ तो मैं घटनाएं बताना चाहता हूँ। चाइना का आक्रामक व्यवहार आप देखो, ऐसे देखो, जियो पॉलिटिक्स ये कहती है, स्ट्रेटजी कल्चर ये कहती है, अगर आपके बगल कोई शक्तिशाली राज्य है, पहला तो आप भरोसा मत रखो। दूसरा, आपके बगल अगर शक्तिशाली राज्य है तो पहला उससे हमेशा तैयार रहो, और वो आपका दोस्त हो सकता है, इस बारे में डाउट है। और हमारे यहाँ के चाणक्य ने कहा था, अरे भाई पड़ोसी दुश्मन होता है। और मैं उस चाइना को बता दूं जो 1950 में उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बारे में अमेरिका खिलाफ आक्रामक हो गया था। माओ ने तो यहाँ तक 1950 में धमकी दे दी थी कि अमेरिका के सेनापति माइक आर्थर उत्तर कोरिया पे हमला कर रहे थे, और उत्तर कोरिया और चाइना के बीच में यालू नदी है, और माइक आर्थर को लगता था कि अब मैं यालू नदी पार करके चाइना को भी चला जाऊंगा, चाइना में चला जा सकता हूँ। माओ उधर से गरजा। माओ ने कहा, माइक आर्थर खबरदार, इधर आने का प्रयास मत करना। माइक आर्थर अमेरिका के सेनापति, माइक आर्थर ने कहा, सुनो माओ, हमसे ज़्यादा बोल बचार मत करना, हमारे पास परमाणु बम है, देखा भी जापान को क्या मारा, और तुमको भी 4-5 परमाणु बम धर दूंगा। और माओ ने उल्टा जवाब दिया। माओ ने कहा, सुनो चाइना, ये जापान नहीं है, चाइना है, और तुम कागजी शेर हो केवल, और कभी ये कोशिश करोगे
कि चाइना को पीटने की, तो अगर तुम परमाणु बम मार भी दोगे तो चाइना की आधी जनसंख्या खत्म होगी, आधी जो बचेगी तुमको मधुमक्खी की तरह खा जाएगी। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जो चाइना अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के प्रति आक्रामक कितना था, वो इंडिया के प्रति शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? भाई कोई व्यवहार दोस्तों एक ही होगा ना। अगर एक गांव में झगड़ालू आदमी है, हर आदमी से लड़े जा रहा है और हर आदमी गली तक फिर रहा है, और संयोग से अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हमारे प्रति अच्छा हो सकता है, तो आपकी गलतफहमी कही जाएगी, आपकी नादानी कही जाएगी। अब जरा देख लो चाइना का व्यवहार तो अब देखो कि चाइना के व्यवहार कैसा आक्रामक था। तो सवाल है, ऐसे चाइना के प्रति व्यवहार को नेहरू ने किस तरीके से शांतिपूर्ण मान लिया, भाई भाई मान लिया। यहीं पे थोड़ा बस अब नेहरू की चूक कह लो दोस्तों, नेहरू गलती कह लो। अब सवाल ही इसका मतलब है चाइना के साथ हमारा रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट था? समाजवादी कारण। तो दोस्तों अगर समाजवादी कारण चीन के साथ हम संबंध आगे बढ़ाना चाहते थे तो ये ब्लंडर है, क्योंकि हमने फॉरेन पॉलिसी में पढ़ रखा है समाजवाद, उदारवाद ये सब आधार नहीं होते। आधार क्या होता है? राष्ट्रीय हित। आधार क्या होता है? सुरक्षा। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित क्या है बच्चों? सुरक्षा। जिस देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए, जिस देश की सुरक्षा पे खतरा उत्पन्न हो जाए, तो फिर ये सब बातें तो बेमानी हो जाएंगी। और बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे चाइना ने तो बहुत होशियारी से तिब्बत पर नियंत्रण किया, क्योंकि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर लगा हुआ है वो तिब्बत का बॉर्डर है। अब धीरे धीरे चाइना ने क्या किया? तिब्बत पर नियंत्रण करना शुरू किया, और नेहरू ने, इंडिया ने मान लिया कि चलो भाई तिब्बत जो चीन का भाग है। लेकिन नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, तिब्बत को आप स्वायत्ता दे रखो। अच्छा मान लीजिए कि हमने मान ही लिया कि तिब्बत चाइना का भाग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कम से कम इंडिया और चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में सीमा रेखा क्या थी, ये तो हल कर लेते हम। और दोस्तों हकीकत की बात यह है कि नेहरू ने इंडिया चाइना के बीच कभी माना ही नहीं कि सीमा का विवाद है। नेहरू ने मान लिया कि इंडिया तिब्बत के बीच में तो सीमा पहले से है, परंपराओं से है। अरे परंपरा की बात क्या है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में तो कोई मैप ही नहीं था तिब्बत के बॉर्डर पर। इन्हें पहले बस मान लिया करता था कि यहाँ से तिब्बत नहीं आएगा, हम उधर नहीं जाएंगे। कुल मिला के मानने की बात थी। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, अगर कोई ज़मीन खरीदो तो उसकी बाउंड्री जरूर बनवाओ। ज़मीन खरीदा, बाउंड्री अपने नहीं बनवाया तो पड़ोसी क्या है, खिसकना शुरू कर देगा। और ये इंडिया के साथ हुआ। और वास्तविकता ये है कि 1914 में 1914 में शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ? मैकमेहन लाइन खींची गई। शिमला समझौते ने क्या किया? 1914 में कम से कम अरुणाचल के क्षेत्र में एक मैकमेहन लाइन खींच दी। मैकमेहन लाइन खींच दी। लेकिन आपको ये बात याद दिला दें कि चाइना ने क्या किया? पहले धीरे धीरे अपनी पोजीशन शक्तिशाली बनाया। यानी हिस्ट्री है कि जो चाइना कह रहा है भाई भाई है, भाई भाई है, उसने धीरे धीरे हमारी सीमा पर बुरी नजर लगाई दोस्तों। और उसने क्या किया? अब देखिए, हम तो भाई भाई के मुगालते में थे, और चाइना खुद ही कहता था इंडिया चाइना भाई भाई। क्यों? चाइना बड़ा होशियार था। चाइना जानता था उस समय दुनिया से अलग थलग है। चाइना जानता था कि इंडिया पड़ोसी है और तब तक इसका साथ ले लूं जब तक थोड़ी चाइना कमजोर स्थिति में है। और जैसे चाइना धीरे धीरे शक्तिशाली होना शुरू हुआ, उसने रंग बदलना शुरू किया। और 54 में चाइना ने क्या किया? यहाँ से अक्साई चीन से, ये है, ये अक्साई चीन है। यहाँ भी देखो बच्चों, ये सियाचिन है। सियाचिन तो मैंने आपको बता दिया है। उसने अक्साई चीन से सड़क बना ली। हमारी जमीन से चाइना ने सड़क बना ली। वे अक्साई चीन लद्दाख का पार्ट था, आज भी चाइना कंट्रोल में है। अब जरा सोच के देखो बच्चों, हमारी जमीन से जब सड़क बना ली तो भारत सरकार ने पूछा चाइना से, ये क्या रे भाई, अपने तुम तो भाई भाई कहते थे, और 1954 में पंचशील समझौता आया था, उसमें ये था शांति पूर्वक रहेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे, एक दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। भाई ये क्या मुद्दा है? और इसके पहले ये भी आपको बता दें
एक तरफ चाइना कंट्रोल कर रहा तिब्बत पर, उसके बाद 1950 में चीन की सेनाएं धड़धड़ा कर आ गई तिब्बत में। पहले चीन ने कहा था स्वायत्ता की बात करेंगे, उसके बाद चीन ने कहा स्वायत्ता तक बेकार की बात है, कैसी स्वायत्ता। चीन की सेनाएं तिब्बत में घुस गई। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने बिल्कुल अक्साई चीन से होते हुए एक सड़क बना दी। यानी जरा सोच के देखो दोस्तों, हमारी खेत में कुछ सड़क बना दिया और हमें पता ही नहीं चला हो। अब इसे क्या कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर ही तो कहेंगे। जमीन हमारी, रास्ता किसी और ने बना दिया। और बाद में जब ये मामला नेहरू के सामने आया तो नेहरू ने कहा अरे कोई बात नहीं है, आवागमन के लिए सड़क का प्रयोग हम भी कर लेंगे, आए जाएंगे। दोस्तों ये ब्लंडर बातें थी, कमाल की बात है यार। हमारे खेत में किसी ने सड़क बना लिया और हम कह रहे आए जाएंगे आए जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे चीन की कंडीशन शक्तिशाली होने लगी, अब तो चीन, आप याद रखिए भाई, शक्तिशाली। और हम तो ईमान के चल रहे थे चीन भाई भाई है, चीन भाई भाई है। अगर हमने कभी चीन को एक खतरा माना होता तो उससे हिसाब सुरक्षा तैयारी करते, लेकिन हम सुरक्षा तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे। इसलिए बच्चों, मैंने कहा था पहले तमंचा खरीदना, ये बात आज सही है। क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि पड़ोसी अच्छा व्यवहार कर रहा है। अरे पड़ोसी अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहा है कि आज थोड़ा कमजोर है। वेरी वेट करो, जब वो शक्तिशाली हो जाएगा तब भी अच्छा व्यवहार करता है क्या, ये मामला देखना बाकी है अभी। और चाइना ने ऐसा रंग बदला दोस्तों, यही तो है प्रेगमेटिज्म, जिसे आप अवसरवाद कहते हो आम भाषा में। ये फॉरेन पॉलिसी में शक्तिशाली देश अपनाते हैं। और चाइना ने बिल्कुल किया क्या, चाइना लगातार भारत पे दबाव बनाने लगा। और 57 में चाइना ने ऑफिशियल पत्र लिखा, जबकि चाइना ने पहले कभी कोई विवाद की बात ही नहीं की थी। और 57 में ऑफिशियल चाइना ने पत्र लिख दिया और चाइना ने कहा कि भाई भारत और चाइना के बीच कोई सीमा नहीं है बच्चों। अब यहाँ चाइना पर इतिहास की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का इतिहास वर्तमान से जुड़ जाता है। बाकी देशों के लिए उतनी बात तो सच नहीं होती। और चाइना मेजर पावर है, यानी चाइना ने कहा कि भाई देखो, भारत और चीन के बीच कोई सीमा रेखा ही नहीं है बच्चों। ये कितना गंभीर मुद्दा है। जहां 4000 किलोमीटर की सीमा हो, भाई 2-4 किलोमीटर सीमा हो चलो तो ठीक है, 4000 किलोमीटर की सीमा पर कोई सीमा नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ तो मैकमहन लाइन थी ना, 1914 में तिब्बत में मैकमहन लाइन थी, यहाँ थी। चाइना ने कहा सुनो, ये रेखा उखा नहीं थी, ये अंग्रेजों के द्वारा तय की गई थी और वो साम्राज्यवादी रेखा थी। उस समय चाइना कमजोर था, हम बिल्कुल नहीं मानते। आपके लिए रेखा होगी, हम इसको थोड़ी मानते हैं। तो चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। चाइना करना ये सीमा रेखा ही नहीं है। अब जरा देख लो बच्चों, अब चाइना ने कह दिया कि अरुणाचल हमारा, और अरुणाचल क्या क्या, चीन का दक्षिणी भाग। अक्साई चीन पे सड़क बना ही लिया, कह रहा अरुणाचल हमारा है। और हिमाचल उत्तराखंड में भी उसने कहा ये क्षेत्र हमारे हैं। अब बताओ दोस्तों, अब ऑप्शन आप क्या करोगे। इसे याद रखना, शक्तिशाली आदमी क्या करता है, कब्जा कर लेगा पहले। शक्तिशाली आदमी जमीन पर कब्जा कर लेगा। और आप क्या कह रहे हो कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो, आप नियम की बात करो, कानून की बात करो। अरे नियम कानून की बात कमजोर लोग करते हैं बच्चों, शक्तिशाली आदमी पहले कूट देता है, यही फॉरेन पॉलिसी है। अब नेहरू ने कहा अरे यार तुमने तो ऐसा कहा था यार कि भारत चीनी इंडिया, इंडिया चाइना भाई भाई। चाइना ने कहा था अरे हमने कहा था, और भाई हो तो जमीन दे दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। और तब तक घटना हो गई 1959, क्योंकि बच्चों तिब्बत तो चाइना में प्रॉब्लम थी, तिब्बत तो चाइना में पहले भी प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम चलती है। क्योंकि अब देखोगे कि तिब्बत में तिब्बत तो चाइना में प्रॉब्लम थी, क्योंकि तिब्बत तिब्बत दलाई लामा को अपना प्रमुख मानता है और दलाई लामा बौद्ध धर्मावलंबी है। तिब्बत का शासन कैसा है, वहाँ दलाई लामा यानी एक तरीके से शासन का भी प्रमुख है, दलाई लामा शासन का भी प्रमुख होता है और वह धार्मिक प्रमुख भी है, वह धार्मिक मुखिया भी है।
इसका मतलब कहोगे सर, इसका मतलब सीधा मतलब ये बताओ आप कि वहाँ धार्मिक शासन है, राजा का शासन है। यानी तिब्बत में न तो साम्यवाद है न लोकतंत्र है, तो तिब्बत का शासन लगता। तिब्बत की भाषा तिब्बती, धर्म बौद्ध, धर्म क्या है? बौद्ध। भाषा क्या है? तिब्बती। भाषा है तिब्बती, धर्म है बौद्ध। जबकि आप देखोगे चाइना में अलग ही सिस्टम चलता था। तो चाइना कभी भी तिब्बत की स्वायत्तता को मंजूरी देने को तैयार नहीं था। चाइना में शासन कैसा है? साम्यवादी, एकदली साम्यवादी, वन पार्टी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। वन पार्टी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना में शासन ऐसा है। यहां पे शासन कैसा है? ये मोनार्की है, या कह लो थियोक्रेसी है। तो यहां का शासन लगा है। और आप जानते हो कि वैसे भी कम्युनिस्ट लोग, जो कम्युनिस्ट होते हैं, वो धर्म उनको नहीं मानते। कम्युनिस्ट रिलीजन की बात नहीं करते। कम्युनिस्ट कहते भाई रिलीजन से क्या मतलब है, दुनिया की बात करो, इकोनॉमी की बात करो। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या मानते हैं? एक दली शासन को मानते हैं। और फिर कम्युनिस्ट की मान्यता क्या है कि केवल वन पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये भी मानते हैं कि यहाँ पे जो इनका लैंग्वेज है, भाषा है, वो मंदारिन है। मंदारिन है। और धर्म चाइना के लिए निजी जीवन का महत्व है, धर्म का शासन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम्युनिस्ट तो कुल मिला के धर्म को स्वीकार नहीं करते, धर्म को महत्व ही नहीं देते। इसीलिए कम्युनिस्ट ने दे नेवर रिकॉग्नाइज रिलीजन एज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गवर्निंग कंट्री। धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। दे नेवर रिकॉग्नाइज रिलीजन एज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रनिंग नेशन। उनका मामला तो एकदम अलग किस्म का है। इसीलिए इसीलिए बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया, चाइना और तिब्बत में प्रॉब्लम तो शुरू से थी। चाइना और तिब्बत में प्रॉब्लम शुरू से थी। और इसी बात को लेकर चाइना ने क्या किया? तिब्बत में अपने लोगों को बसाना शुरू किया। चाइना में एक खास बात देखोगे, 90% चाइना में हान मूल के चाइनीज हैं। तो चाइना में दोस्तों वो विविधता बिल्कुल नहीं जो इंडिया में है। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी, उड़िया, मलयालम, चाइना में डाइवर्सिटी नहीं है। हाँ, 90% हान मूल की चीनी, ये चाइना में यूनिटी का एक बड़ा फैक्टर है। तो चाइना तो हमेशा सोचता था तिब्बत का शासन बेकार, दलाई लामा उखाड़ के फेंको, वहाँ से हान मूल के लोगों को लाके तिब्बत में बसाना शुरू कर दिया। चाइना ने बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी अपनाई है। यहाँ पे कंपैरिजन करो आप इंडिया कश्मीर के मामले में। हमने कश्मीर को धीरे धीरे छोड़ दिया, उस स्वायत्तता दे दी। उसके बाद वहाँ हंगामा शुरू हो गया, अलगाववाद की बात शुरू हो गई, और कश्मीर के लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों को मार के भगा दिया। और चाइना ने जस्ट अपोजिट किया। चाइना ने तिब्बत के स्थानीय लोगों को नीचे करके बाकी चाइनीज को ला के बसा दिया, जिससे तिब्बती वहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाए। और चाइना ने दलाई लामा को बार बार धमकी दी। दलाई लामा जो वहाँ के धार्मिक गुरु हैं बौद्ध धर्म के। और हुआ क्या, इस सारे संघर्ष कारण 59 में दलाई लामा भारत आ गए। वहाँ तिब्बत में विद्रोह हो गया। अब चाइना को एक और बहाना मिल गया। कहने का मतलब है कि सीमा विवाद और तिब्बत का मामला एक साथ चल रहा था। और एक तरफ तो हम सुरक्षा के मामले में कमज़ोर थे, चाइना की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। और दलाई लामा आ गए तो फिर उनको हमने कहा कि भाई चलो आप भी यहाँ पर रुक जाओ। अब चाइना को बहाना मिल गया। चाइना का, ओ इंडिया ने सारा विद्रोह करवाया, इंडिया इसके पीछे है। लेकिन इंडिया इसके पीछे क्यों होता? समस्या तो खुद तिब्बत में थी।
अब ये बात अलग है कि दलाई लामा आज भी मानते हैं कि भारत उनका गुरु देश है, बौद्ध धर्म का तो पिता भारत ही है, लेकिन चाइना कभी इस बात को नहीं मानता। और अकेले चाइना ये कोशिश करता है कि नहीं, बौद्ध धर्म तिब्बत से उत्पन्न हुआ, तिब्बत को बौद्ध धर्म का आधार बना दिया जाए, भारत को पीछे कर दिया जाए। चाइना तो एक एक से बड़ी जो योजना बनाता है। और दलाई लामा आ गए और दलाई लामा के धर्मशाला में बस गए। अब सवाल ये था कि दोनों मामलों में हौच पौच हो गया। भाई, एक तो हम चाइना से अगर दोस्ती करना चाहते थे पहला, तो वो मामला विफल हो गया। अब चाइना का मुकाबला भी करना है, दलाई लामा को यहाँ बसने दे, कह दिया रुक जाओ, तो चाइना अगर हमला कर देता तो हमारे पास ऑप्शन था नहीं। अमेरिका के साथ हम थे नहीं, क्योंकि याद रखना हमने गुट निरपेक्ष पॉलिसी अपनाई थी। और गुट निरपेक्ष में क्या कह दिया कि भाई ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे ना सोवियत संघ के साथ रहेंगे। अगर चाइना का हमला भी इंडिया पर हो जाता तो सपोर्ट और करने कौन आता? भूटान चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। और देखो, ये दो कारण ऐसे बने कि चाइना को एक बहाना मिल गया और चाइना ने क्या किया, 1962 में भारत पर हमला कर दिया। और ये बहुत बड़ा हमला था बच्चों, याद रखना। ये 1962 का हमला, ये दो कारण से, एक तो सीमा विवाद उत्पन्न होना शुरू हुआ पहला, दूसरा तिब्बत का मामला आ गया। और उसके बाद नेहरू ने बार बार कहा कि ऐसा है, देखो यार, मिल बैठ के बात को हल कर लेते हैं, विवाद हल कर लेते हैं। चाइना का हल कर लो, बस इतना हमें दे दो, हल कर लो। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो भी मेरा है, खत्म हो गई बात। अब आप कहोगे सर इसमें बातचीत करने क्या बात है? बातचीत कर लो, लेकिन जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो भी मेरा है। माइन इज माइन, दाइन इज ऑल्सो माइन, बात खत्म हो गई। अब जरा सोचो, ऐसे मामले में अब इंडिया के सामने 62 में चाइना ने वॉर कर दिया, यानी अक्साई चीन तो पहले से ले लिया, यानी हिमाचल उत्तराखंड के बीच में तमाम दर्रे हैं जिससे हो कि आप चाइना जा सकते हो, उन सारे दर्रों पर नियंत्रण कर लिया। यानी चाइना को इतना बड़ा एडवांटेज हुआ, कल के लिए इंडिया चाइना के बीच वॉर हो जाए तो सारे पासेस पे तो चाइना कंट्रोल है, चाइना ऊपर है, इंडिया नीचे है। अब बताओ हमारी सेनाएं ऊपर कैसे चढ़ेंगे? तो 62 में चाइना ने क्या किया, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद तो उसकी सेनाएं असम तक आ गई। और दोस्तों, हमारे बहादुर सैनिक पीछे हटे, क्योंकि न उनके पास कपड़ा था, न उनके पास हथियार था, और न लड़ाई की तैयारी थी। कभी हमने माना ही नहीं था कि ये लड़ाई हो सकती है। बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। याद रखना, अगर आप कोई ज़मीन छीन लेता है, आपके मकान पर कोई कब्जा कर लेता है, तो फिर इससे बड़ा खतरा आपके जीवन पे कभी नहीं होगा। ये देखो, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। IR में थ्रेट दो प्रकार के होते हैं। कोई हमें धमकी दे दे, ये थ्रेट है। कोई हमारी ज़मीन ही छीन ले, मकान छीन ले, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये अस्तित्व का खतरा है भाई। जैसे, और उस राष्ट्र के भूभाग क्या होता है? राष्ट्र की शरीर है। वैसे हमारे कोई शरीर पे घूंसा मार दे तो दोस्तों हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ, भूभाग तो हमारे राष्ट्र की शरीर है। और भूभाग जब राष्ट्र की शरीर है, उस पर कोई हमला कर देगा, इस बात को कैसे स्वीकार किया जाए? इस बात को ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाए? और दोस्तों, इतना ही नहीं था ये हमला, इसलिए ये हमला भूभाग पे हमला नहीं था, ये भारत के मनोविज्ञान पे हमला था, भारत विषय पे हमला था। और लोगों ने ऐसा मजाक उड़ाया, लोगों ने देखो, नेहरू लीडर बन रहे थे, दुनिया में शांति स्थापित करने जा रहे थे, यानी हम सोचे थे कि दुनिया जीत लेंगे, अपनी ही लग गई बच्चों। और नेहरू को सदमा लगा था इससे, यकीन मानो। और याद रखना, अगर चाइना ने हमको हरा दिया तो आप सब पाकिस्तान का उत्साह क्या होगा? पाकिस्तान दौड़े दौड़े चाइना के पास गया। पाकिस्तान ने कहा, भाई आज तुमने बड़ा नेक काम किया। तो पाकिस्तान ने ऐसा बधाई क्यों दी? कि चाइना ने उसके विरोधी को मार दिया था। और छोटे छोटे देश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अब जरा सोचो, भूटान नेपाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडिया ने रखी थी, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया। इसलिए बच्चों, ये चाइना का ब्लंडर था, ये इंडिया का ब्लंडर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस बात को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि भाई आप इतने नादान रहे कि आपके ऊपर कोई हमला कर गया। आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हो?
और इतने कमज़ोर रहोगे तो राष्ट्र के रूप में कैसे सर्वाइव करोगे? लेकिन हमला हो गया, उसके बाद इंडिया ने क्या कहा, अब हम चाइना से इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए देखते हो आप कि हमारे यहाँ जो दूसरा फेज़ आया वो क्या था, अब इंडिया ने कहा कोई बात नहीं भाई, भाई भाई से क्या हो गया, बाय बाय, यानी इकट्ठा हो गया, अलगाव हो गया। अब चाइना का इंडिया ने कहा ना, जब तक सीमा विवाद हल नहीं होगा तब तक अब इंडिया संबंध नहीं बनाएगा। यानी पड़ोसी से बिल्कुल हमें कह लो कि एंगेजमेंट से डिवोर्स वाली कंडीशन आ गई, हनीमून से सीधा तलाक ही हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, तब तक बीच वाली घटना और बता दें आपको बच्चों। और अभी कोई सीमा विवाद पर वर्तमान पर आएंगे, क्या वर्तमान में क्या हो, समाधान क्या हो। और उसमें तब तक बीच में क्या हुआ, चाइना से हमने लगाव कर लिया, भाई चाइना की तरफ हम देखेंगे नहीं। अब पड़ोसी के साथ ये भी कठिनाई है, अरे पड़ोसी के साथ नहीं देखोगे तो कोई कोई खुराफात तो करेगा वो। सीमा का विवाद चलता रहा और भारत ने क्या कहा, पहले सारे हमें भूभाग चाहिए, तब हम चीन के साथ संबंध सामान्य करेंगे। लेकिन देखो चीन में, मैं बच्चों क्यों कहता हूँ स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। जरा देखो, पहले माओ ने शासन किया, माओ ने 20 साल तक शासन किया, उसके बाद वहाँ पे डेंग शाओपिंग आ गया और डेंग शाओपिंग 1978 में आया और डेंग शाओपिंग ने पूरी चाइना की पॉलिसी ही बदल दी। डेंग शाओपिंग ने कहा भाई अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे। और डेंग शाओपिंग ने वो काम चाइना में किया जो इंडिया में भी हो रहा है, हाईवे बनाना, सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। डेंग शाओपिंग ने कहा, डेंग शाओपिंग को पता चल गया कि बिना आर्थिक विकास के इस विचारधारा, साम्यवाद, मार्क्सवाद किसी काम के है नहीं। कई बार हमारे बच्चे भी थोड़े पॉलिटी आईआर पढ़ के सोचते हैं कि हम नेता बन जाएंगे। अरे बच्चों, पहले कुछ कमाई धमाई कर लो, कुछ रोकड़ा कमा लो, उसके बाद नेतागिरी करना, नहीं सब दिल टूट जाएगा। तो हकीकत दुनिया कैसी है। इसीलिए चाइना ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना शुरू किया और डेंग शाओपिंग ने झगड़े घोड़े को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। और डेंग शाओपिंग ने कहा कोई बात नहीं है भाई, देखो झगड़ा घोड़ा होगा, मिल बैठ के हल कर लेंगे। और तब तक क्या था, सोवियत संघ की स्थिति खराब हो रही थी, दुनिया बदल रही थी। अब जरा सोच के देखो, चाइना ने डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में बाजारवाद अपना लिया कम्युनिस्ट होने के बावजूद, और डेंग शाओपिंग ने 20 साल तक चीन का नेतृत्व किया। चीन के इतने आगे बढ़ने के पीछे दोस्तों, अगर आप कारण पूछोगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वहाँ शासन 10-10, 20-20 साल का होता है, और हमारे यहाँ तो हर 6 महीने पे कहेंगे सरकार उतारो, सरकार बदलो। जरा दोस्तों देख के देखना। उसके बाद डेंग शाओपिंग आगे बढ़ा, सड़कों को जाल बिछा दिया, रेल का जाल बिछा दिया। और बच्चों, आज चाइना में जो भी ट्रेन चलती है वो हाई स्पीड ट्रेन है। चाइना की रेल की स्पीड 350 किलोमीटर है, और हम पहली बार हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं अहमदाबाद से गुजरात के बीच में। याद रखना बच्चों, डेंग शाओपिंग वहाँ पे आधारभूत संरचना का विकास लेकर आ रहा था, और तब तो दुनिया में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 90 के बाद पूरी दुनिया में उदारीकरण, बाजारीकरण। चाइना पहले से तैयार था और चाइना ने पूरी दुनिया का फायदा उठा लिया, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। और ये विजन था डेंग शाओपिंग का, कम्युनिस्ट देश होते हुए बाजारवाद अपना लिया। और हमारे यहाँ जब भी कोई उदारवाद की बात आती है तो ये नेता खड़ा हो जाएगा। अभी भी हमारा समाजवाद ही आ रहा है दोस्तों, कमाल की बात है। और उसके बाद वहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक दल का शासन है, चू चपड़ नहीं है, ये विरोध नहीं, विपक्षी दल आएंगे, एक ही दल होता है बच्चों। इसलिए देखो, सिंगापुर में ली कुआन एक प्रधानमंत्री थे, उससे ये चाइना से साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने सीखा, ईस्ट एशिया। ली कुआन ने 30 साल तक शासन सिंगापुर में किया, और 30 साल के में शासन में जीडीपी को 30 गुना बढ़ा दिया, पर कैपिटा इनकम 20 गुना बढ़ गई। और जब वहाँ कोई विपक्षी दल का व्यक्ति आता था तो उसको ली कुआन बुलाते थे, भाई जरा आओ, तुमसे बातचीत करना है, ऐसा तुम क्या करना चाहते हो जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो विपक्षी दल कहता है अंगुली करेंगे जो आप नहीं करना चाहते हो। कमाल की बात है दोस्तों, ये बड़ी हैरान करने वाली घटना है। इसलिए देखो, हमारे यहाँ जब एक देश एक चुनाव की बात होती है, इस पे भी लोग राजी नहीं होते यार, कमाल की बात है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, चाइना का मॉडल अपना लो बच्चों, लोकतंत्र खत्म कर दो, बाकी दल खत्म कर दो, सब कुछ रहे। अरे भाई ऐसी सरकार चुनो जो स्टेबल हो, 5 साल में एक बार चुनाव कराओ,
चुनाव ही कराना मकसद हो गया है। और बच्चों आज चाइना का हाल ये है, उनके दंग रह जाओगे। अरे चाइना में चले जाओ बच्चों, आपको लगेगा यार क्या डेवलपमेंट किया है चाइना ने। देखो सिंगापुर ने डेवलपमेंट किया, यूएई ने डेवलपमेंट किया, साउथ कोरिया ने डेवलपमेंट किया, लेकिन इसमें चाइना का डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे इस 150 करोड़ की आबादी के साथ डेवलपमेंट करना बच्चों, ये मायने रखता है? भाई साउथ कोरियन डेवलपमेंट की आबादी 5 करोड़, सिंगापुर ने 80 लाख, यूएई ने 80, तो कोई मायने है? 150 करोड़ की आबादी वाला देश आज अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, पूरी दुनिया के आर्थिक विकास का मॉडल है, 21वीं शताब्दी की पॉलिटिक्स का सेंटर है। और बच्चों आप कहोगे सर दुश्मन कितनी तारीफ कर रहे हो? देखो बच्चों भावनात्मक हम नहीं हो सकते कभी आईआर में, हमें फैक्ट एंड फिगर के साथ बात, जीवन में भावनात्मक मत बनो बच्चों, आईआर में क्या जीवन में भी नहीं। हमें क्या लगता है, अरे चाइना 2 अक्षर का इंडिया इतना बड़ा, और जब इंडिया टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इंडिया जाएगा और चाइना को पीट पाट के चलाएगा। कंडीशन बहुत बदली है बच्चों दुनिया में। आज की डेट में चाइना की इकोनॉमी देखो, अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। चाइना पहले से ही दंदना के चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ने की बात कर रहा है। चाइना कह रहा है कि हमारा कॉम्पिटिटर दुनिया में कोई एक है तो अमेरिका है, बाकी किसी को समझता नहीं कुछ वो। और कई बार चाइना तो कहता है यार हमें बड़ा शर्म आता है, तो हमने पूछा भाई ये बताओ सिंगपिंग साहब आपको शर्म क्यों आता है? क्योंकि ये इंडिया वाले बार बार कहते हैं इंडिया चाइना इंडिया चाइना। अरे इंडिया से चाइना से किसी कंपटीशन है तो वो है अमेरिका से, इंडिया कौन आता है यार? और दोस्तों चाइना में आप चले जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रेन चल गई। 350 स्पीड चल रही है ट्रेन, और हमारे यहाँ ट्रेन कैसी चलती है, एक बार ढक एक बार ढुक। अभी जरा सोच के देखो, वंदे भारत चला रहे हैं अभी हम, ट्रेन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। चाइना में 100 किलोमीटर का समुद्र में हाईवे है, शॉपिंग मॉल चले जाओ तो पता चला कि 1 किलोमीटर लंबा शॉपिंग मॉल है। बच्चों ये हकीकत की बात है। आज चाइना इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आने वाली दुनिया अमेरिका के पीछे करने जा रहा है। अब बताओ दोस्तों मामला ये है, सीमा विवाद तो वजह का तस बना हुआ है। मामला ये है कि सीमा विवाद हमारा एक ऐसे देश के साथ है, पहले तो पड़ोसी था वो, आज भी पड़ोसी है, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने को तैयार है वो। अब बताओ हम क्या करें? और जब इतना शक्तिशाली चाइना का रईस होगा तो आप कंसेशन तो नहीं देगा वो, कंसेशन थोड़ी देगा आपको। आज चाइना वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है, पूरी दुनिया के नियम लिखना चाहता है, डॉन को, डॉन मतलब अमेरिका, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। चाइना के मंसूबे तो ऐसे हैं। ऐसे में दोस्तों हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा चैलेंज है। इसलिए अब देखोगे 1988 के बाद हमने क्या शुरू किया कि ठीक है भाई चाइना के साथ बाकी विवाद तो अलग अलग तरीके से हल करेंगे, हमने व्यापार चीन के साथ बढ़ा दिया। इसलिए देखो 98 के बाद हमने थोड़ी स्टडी चेंज की, हमने कहा ठीक है सीमा विवाद टफ क्वेश्चन है, उसको अलग से हल करते रहेंगे, लेकिन तब तक क्या करेंगे, व्यापार चीन के साथ बढ़ने दो। लेकिन 2020 में गालवान में जो हुआ, जो 2020 में गालवान में हुआ, उससे दिखता है कि चाइना का अप्रोच अब बहुत आक्रामक है। और आक्रामक क्यों हुआ ये भी कारण आपको बता दें, क्योंकि उधर 2012 में शी जिनपिंग आए चाइना में, 2012 में शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पार्टी की 3 ही बड़ी नेता है बच्चों, माओ, डेंग शाओपिंग, शी जिनपिंग। 3 नेता ने मिलकर चाइना को 75 साल चला लिया। हमारे यहाँ 4 महीने के प्रधानमंत्री, 6 महीने के राष्ट्रपति, तो कितने प्रधानमंत्री 13 दिन ही रहे लो। और हमारे यहाँ हर दीदी अलग लड़ेंगी, तो केजरीवाल अलग ही झंडा फहरा रहे हैं। अब ये दोस्तों इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्या करोगे अब? और शी जिनपिंग 2012 में आया, और शी जिनपिंग ने कहा अब पूरी दुनिया पर चाइना कंट्रोल होगा, पूरी दुनिया पर चीन का नियंत्रण होगा, अमेरिका जापान ये सब दिखने नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में चीन का झंडा होना चाहिए।
संयोग से 2014 में। और हमारे यहाँ क्या थी दोस्तों, 89 के बाद गठबंधन सरकार, चीन ने टेटुआ दबा दिया था, हमारी सांस नहीं आ रही थी। हकीकत की बात यह है, चीन उधर शक्तिशाली बन रहा था और हमारी गठबंधन सरकार, चीन लगातार वो सीमा पर घुसा चला रहा था, सीमा पर घुसा। अब हिम्मत है, बोल दोगे? लो, कौन बोल देगा? लेकिन तब तक 2014 में हमारे यहाँ भी शक्तिशाली सरकार आ गई। और जब तो इसीलिए अब देखोगे लगातार चीन का अचानक आक्रामक क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे बच्चों, उसके पहले हम चीन के प्रति कैसे थे? नतमस्तक थे, बोलने की हिम्मत नहीं करती थी हमारी। पाकिस्तान के प्रति बोल वचन खूब करते थे, चाइना के प्रति बोल ही नहीं निकलती थी, गिग्गी बन जाती थी। लेकिन जब से इधर बच्चों 2014 से जब से सरकार बनी, तब से हमने क्या किया? बॉर्डर पे सीमा विकास, सीमा को आगे बढ़ाना शुरू किया, सड़कें बनानी शुरू की। और जब सड़कें बनाने शुरू कर दोगे, याद रखना, अब चाइना कहता है कोई सीमा ही नहीं है, और जब हम सड़क बनाएंगे तो हमारा कब्जा तो हो जाएगा। सड़क बनाएगा तो हमारा तो कब्जा हो ही जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, जैसे सड़क बनाना शुरू किया, चीन ने दृश्य निर्देश, चीन ने कहा अरे इंडिया सड़क बना रहा है, इसका मतलब इंडिया भी कब्जा कर रहा है अपनी जमीन। इसलिए बच्चों गालबान क्लैश हुआ क्यों? क्योंकि पूरा दौलत बेग ओल्डी तक हम सीधा सड़क बना रहे हैं। अरे बच्चों, जब सड़क बना देंगे तो अपने आप में उसका, अभी तक तो सड़क वड़क कुछ बनाया ही नहीं, और पहले तो हम ये मान के चलते थे कि सड़क वड़क बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सब सीमा छोड़ के रखो। अब कभी चीन भारत का हमला होगा तो उधर से चाइना आएगा और झाड़ियों में घुस के रह जाएगा। यानी हमने ये मान रखा था चीनी सैनिक घोड़े पर, गधे पर, खच्चर पर आएंगे और इसी में घुस घुस के छुप जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ बच्चों। इसलिए अब देखोगे अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। अब अभी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और मामला ये हुआ कि अभी आप देखोगे इंडिया क्या कर रहा है, दौलत बेग ओल्डी तक, यहां तक हम कोशिश कर रहे हैं सड़क बनाने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां तक पूरी सड़क बनाई जाए। चाइना को आपत्ति है। लद्दाख में, पेंगोंग झील में हमने सड़क बनाने का प्रयास किया। गालबान में, लिपू लेक आप देख ही रहे हो, लिपू लेक पे विवाद आया। इसका सीधा मतलब है कि हमने जैसे इधर अपना रुख भाई, डिफेंस मिनिस्ट्री ने सड़कों की पहचान बहुत पहले कर रखी थी। अगर तुम्हारे पास फंड नहीं था बच्चों, या हम बनाना नहीं चाहते थे, जो भी कंडीशन, अब गठबंधन की सरकार का ही दिक्कत है, नहीं बना पाई। और उसके बाद चीन आक्रामक हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर में चीन क्यों सीमा पर, अब जरा हम इसी बात को वर्तमान से देख लें दोस्तों, कि आखिर में सीमा विवाद हो क्यों रहा है, क्या इसका समाधान है? सीमा विवाद क्या है, क्या इसका समाधान है, क्या कोई ऑप्शन है, और हो क्यों रहा है? पहली बात याद रखना बच्चों, आपको मैंने पहले बताया है, कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट केवल भूगोल का झगड़ा नहीं है। इट्स नॉट ओनली ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट। ये सही मायने में भूगोल का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये चीन का आधिपत्यवादी रवैया है। आप ये सोच रहे हो कि जमीन का झगड़ा है, नहीं, ये चीन का है जो मनिस्टिक, चीन का हेजेमोनिस्टिक अप्रोच है। क्यों? क्योंकि चीन चाहता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे चले। चीन चाहता है कि पूरी दुनिया इसके पीछे चले। इसका मतलब है कि बच्चों, झगड़ा का मूल कारण क्या होता है? ये सब नहीं, सीमा। अब सवाल है कि चाइना तो, अब पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी सीमा ही दे दी चीन को। तो चीन देखो पाकिस्तान को कैसा प्यार करता है।
अब चीन सोचता है कि भारत भी पाकिस्तान जैसा व्यवहार करे। दोस्तों, आप याद रखना, इंडिया को भी कम मान के चलने की आवश्यकता नहीं है। अरे अग्नि बनाया हुआ है तो अग्नि को क्या करेंगे? अग्नि बनाया हुआ है, न्यूक्लियर बम है, तो रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए तो नहीं बनाया हुआ है कि उसको फ्रिज में रखे रहेंगे। और अग्नि से मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए तो नहीं बनाया हुआ है। बनाया है तो हम इसीलिए है बच्चों कि अपनी सुरक्षा कर सकें, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भी है बच्चों कि चाइना इसमें बहुत पावरफुल है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मामला ये नहीं है, ये चाइना का जो हेजेमोनिस्टिक रवैया है, ये सारा डिस्प्यूट बन रहा है। नहीं तो बच्चों, अरे अब देखो, चाइना का हेजेमोनिस्टिक रवैया है। चाइना क्या चाहता है कि पूरी दुनिया में शक्ति, यानी चाइना शक्ति का विस्तार कर रहा है। चाइना हेजेमोनिस्टिक और एक्सपेंशनिस्ट हो रहा है। क्यों? जापान कह रहा है सिंकाकू हमारा है, साउथ ईस्ट एशिया कह रहा है दक्षिण चीन सागर हमारा है, साउथ चाइना सी। इंडिया कह रहा है ये हिमालय हमारा है। चाइना का व्यवहार एक जैसे, अरे एक ही जगह तो हर पड़ोसी के साथ तो ऐसा मामला फंसा हुआ है। इसलिए इसलिए बच्चों में बात कही जाती है कि इंडिया चाइना का मामला है कि वो बाकायदा वो शक्ति का विस्तार कर रहा है। और क्या चाहता है? वह मूलतः भारत को डिफेंसिव बनाना चाहता है। इसलिए वो लगातार भारत को क्या करना चाहता है? बार बार 62 की याद दिलाना चाहता है। इसलिए चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मूल अप्रोच क्या है कि वो अपने आप को, एशिया को एक ध्रुवी बनाना चाहता है। चाइना एशिया को यूनिपोलर बनाना चाहता है। क्योंकि बच्चों, पूरे एशिया में चाइना वांट टू मेक ऐसा यूनिपोलर, यानी पूरे एशिया में सोचता है एक ही शक्ति रहे, एक ही प्रभावशाली देश रहे। और बात याद रखना, चाइना की आकांक्षा में अगर कोई बाधा बन रहा है, केवल इंडिया है। सिंकाकू आइलैंड के मामले पर उसने जापान को दबा दिया। दक्षिण चीन सागर में किसी की हिम्मत नहीं बोल पा रहा है, इंडिया ही तो एकमात्र है जिसने बोलने का साहस किया है बच्चों। ये बहुत बड़ी बात है। तो विवाद का मूल कारण ये है। अब आप कहोगे बच्चों समाधान कैसे हो? देखो, और समाधान की बात की जाए, समाधान की बात तो हम भी अभी तो, समाधान कैसे होगा? व्हाट इज सोल्यूशन? ठीक है, प्रॉब्लम तो है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि, और चाइना लगातार अपना अप्रोच कड़ा किए जा रहा है। इसलिए पहले ये लगता था कि नहीं नहीं भाई, वैसे जैसे चाइना के साथ ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, विवाद हल हो जाएगा। ये बात गलत साबित हो गई बच्चों। अच्छा, अभी बच्चे कह रहे हैं प्रश्न, अरे प्रश्न तैयार पहले एक बार पूरा बता दें तब प्रश्न पूछना। अभी तो चाइना में आप जो प्रश्न पूछोगे अभी तो बताना ही बाकी है, तो थोड़ा सा प्रश्न बाद में पूछ लेना। एक बार पहले बात तो पूरी कर दे, अभी तो हमारी बात पूरी हुई नहीं, तो बीच बीच में सवाल पूछोगे, पहले का सवाल पूछोगे। और कई बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। बच्चों, अगर आप इस तरीके से कमेंट आप कर रहे हो तो याद रखना, आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो, पेरेंट्स का भी पैसा बर्बाद कर रहे हो, और जीवन में आपका, याद रखो, एक तुलसीदास ने कहावत कही है, जाको प्रभु दारुख दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। याद रख, खराब दिन विचार से शुरू होता है बच्चों। अगर आपके विचार खराब आ रहे हैं, इसका मतलब समझ लो आगे वाला समय खराब है। इसीलिए समझ जाओ बच्चों, अभी भी टाइम है। इसलिए पेरेंट्स के पैसे का ध्यान रखो, कितने मेहनत से पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं। और खान सर की इज्जत की ध्यान रखो यार, एकदम सस्ते में क्लास दे दिया तुम लोगों को, अब उसका मजाक बनाए बैठे हो, तो वो मेरे लिए भी बड़ी अजीब सी बात है। बताओ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को? कुछ अच्छा करो। अरे गांव के बच्चे हो, कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, अब पूरी क्लास का मजाक बना के रखे हो तुम लोगों ने। तो याद रखना,
जीवन बहुत खराब आने वाला है, टीचर को ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों, पिता और टीचर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चे उनसे आगे बढ़ें, उसी में उनको खुशी होती है। बाकी आप कोई दोस्त आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो, ये दोस्तों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना रास्ता बिल्कुल बंद किए जा रहे हो। तो आप समझ लो। तो इस तरीके से बच्चों से यार तुम, और आईएएस तैयारी कर रहे हो, मेंटल स्टेटस क्लर्क वाला भी नहीं रख रहे हो, कैसे काम चलेगा? चलो बच्चों, आज के लिए क्लास इतना ही, बाकी कल करेंगे।